Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, in this video, I will be covering the remaining part of chapter number 2 of ACCA F4. So कुछ topics रह गए थे तो I'll try to cover those topics in this video. तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रह गया था that was sale of goods. तो ये जो टॉपिक हमारे रह गए हैं ये बहुत ही जनरल हैं, तुम्हें बेसिकली इनका बहुत अच्छे से मतलब पता होना चाहिए एंड दैट्स इट. इसमें कोई ऐसा क्रैमिंग वाला नहीं है, मतलब इसमें हमें पता होना चाहिए. तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या कहता है? सेल ऑफ गुड्स में सो व्हेन अ प्रोडक्ट इज सोल्ड इट मस्ट बी ऑफ सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी फिट फॉर पर्पस एंड एज डिस्क्राइब. तो दिस इज एंड मतलब कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी का होना चाहिए, जिस पर्पस के लिए बना है उस पर्पस के लिए होना चाहिए, और जो उसमें डिस्क्रिप्शन दी हुई है उसी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट होना चाहिए. जैसे सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम प्रोटीन पाउडर का एग्जांपल लेते हैं लेट्स से. सो प्रोटीन पाउडर की सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी कि मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है. फिट फॉर पर्पस मतलब जो प्रोटीन में वो कहते हैं कि प्रोटीन पीने से आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए. एंड एज डिस्क्राइब्ड कि जैसे प्रोटीन का जो भी हम पाउडर्स लेते हैं उसमें लिखा होता है कि इसमें इतना प्रोटीन है, इतने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इतनी शुगर है एंड ऑल, इतनी कैलोरीज हैं, वो उसकी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मैच होना चाहिए. कोई भी सामान हम लेते हैं तो उसमें ये तीन चीज़ें होनी चाहिए: सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी, फिट फॉर पर्पस एंड एज डिस्क्राइब. Goods shouldn't be faulty or damaged when you receive them, of course. The test would be what a reasonable person would consider satisfactory for the goods in question. For example, bargain buckets products won't be held to as a high standard as luxury goods. तो इस लाइन का सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे जो गुड्स होते हैं, अगर हमारे गुड्स बार्गेन बकेट हैं, बार्गेन बकेट यू कैन से कि नॉट वेरी कॉस्टली, बहुत ही चीप गुड्स है हमारे, या बहुत ही नॉर्मल प्राइस गुड्स है हमारे, उन गुड्स को वी कैन नॉट ट्रीट एज अ स्टैंडर्ड लग्जरी गुड्स. कि अगर बार्गेन बकेट प्रोडक्ट्स है तो इसमें एग्जैक्टली अगर लिखा है कि ये है वो है, इसमें इन प्रोडक्ट्स में कस्टमर कैसे सेटिस्फाई होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें इसका दूं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एप्पल लेके आए हैं, ठीक है. अब देयर आर टू काइंड ऑफ एप्पल. एक होता है एप्पल जो हम खाते हैं, एक होता है एप्पल का फ़ोन, ठीक है. अब तुम अगर एक एप्पल लेके आए हो और उस एप्पल में मान लो थोड़ा सा वो एप्पल की शेप थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ा सा एप्पल का कलर अलग है, कुछ चीज़ें हैं, इट इज़ एक्सेप्टेबल क्योंकि एप्पल तुम्हें खाना है, इट्स अ बार्गेन बकेट प्रोडक्ट. अब अगर लेकिन तुम एप्पल का फ़ोन लेके आए हो, इसका कलर हल्का सा ख़राब है, इसकी शेप थोड़ी सी ख़राब है, तुम इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे. तो एक कस्टमर के लिए रीजनेबल या सेटिस्फैक्ट्री क्या होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट. कि अगर तो सस्ते प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें रीजनेबल क्या होगा कस्टमर के लिए कि हाँ, अगर मैं एप्पल लेने जा रहा हूँ तो एप्पल हेल्दी होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए, गला हुआ नहीं होना चाहिए, दैट्स इट. कलर वुलर का इतना फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर मैं लग्जरी प्रोडक्ट लेने जा रहा हूँ तो उसका तो बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा चीज़ लिखी हुई है वैसी ही होनी चाहिए. सो ये लाइन, द टेस्ट वुड बी what a reasonable person would consider satisfactory for the goods in question. ये हमें पता चलता है कि कस्टमर के अकॉर्डिंग, कस्टमर की मेंटालिटी के अकॉर्डिंग, कि अगर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, बार्गेन बकेट प्रोडक्ट है, तो उसके लिए हमारे लिए रीजनेबल क्या वैल्यू रहेगी उसकी, और अगर लग्जरी गुड्स है तो क्या वैल्यू रहेगी. सिंपल. द गुड शुड बी फिट फॉर पर्पस. तो पहला जो इसने बताया वो तो बताया सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी. Second, the good should be fit for purpose for which they are supplied for, as well as any specific purpose you made known to the retailer before you agree to buy the goods. This is a very important point. मतलब generally इसका मतलब क्या है, हम कभी कभार जब शॉप पे जाते हैं कुछ सामान लेके आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक मेडिसिन ली, जस्ट एन एग्जांपल, चलो मेडिसिन में नहीं लेता बिकॉज मेडिसिन इज प्रिस्क्राइब्ड. जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ जैसे तुमने सुना होगा काफ़ी टाइम पहले कुछ स्लिमिंग बेल्ट्स आती थी, सोना स्लिमिंग बेल्ट, ये सब बहुत फेमस हुई थी. वो क्या होती थी बेल्ट्स, कि तुम वो बेल्ट लगा लो, उसकी शेप थोड़ी ऐसी सी होती थी कि ये बेल्ट्स होती थी, ये बेल्ट्स तुम लगा लो तो इसमें से हीट निकलती थी जिससे तुम्हारा वेट कम होता था, वेट लॉस होता था, ठीक है. तो ये जो बेल्ट है, अब ये बेल्ट बहुत तगड़ी उस टाइम पे चली थी, बहुत लोगों ने ली थी, लेकिन इट वॉज अ बिग फ्लॉप. क्यों? क्योंकि उसका जो पर्पस था, जब उसमें स्पेसिफिकली तुमने जब वो प्रोडक्ट लिया, तुमने वो प्रोडक्ट जब कंपनी में पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ अगर आप ये लगाओगे बेल्ट तो आपका पेट वाली साइड से आपका जो फैट है वो लूज़ होगा, ठीक है.
तुमने बोला अच्छा अगर मैं इसको दूसरी जगह लगाऊं, थाइस पे लगाऊं तो वहाँ से वेट लूज़ होगा। उसने कहा हाँ लूज़ होगा, क्योंकि उनको तो सामान बेचना था। लेकिन जब तुमने लिया, यूज़ किया, तुमने देखा इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, सो दैट मीन्स द गुड शुड बी फिट फॉर द पर्पज दे आर सप्लाइड फॉर, जो कंपनी बोलती है उसके अकॉर्डिंग, एज वेल एज स्पेसिफिक पर्पज यू मेड नोन टू द रिटेलर। कि अगर तुम किसी प्रोडक्ट को किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए ले रहे हो, शॉपकीपर के पास जाके कि क्या भैया इसमें ये चीज़ होती है, वो कहता हाँ हाँ होती है, ले जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे आजकल काफ़ी सारे हेयर गेनर्स आते हैं, हेयर टॉनिक आते हैं। ठीक है, उनमें क्या होता है कि अगर वो तुम बालों पे लगाते हो तो तुम्हारे बाल उगने शुरू हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तुम एक शॉपकीपर के पास गए, ये काफ़ी कॉस्टली आते हैं, तुम उसके पास गए, तुमने बोला कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, ठीक है, तो मेरे को एक हेयर टॉनिक दे दो, क्या इससे मेरे बाल वापस आ जाएंगे? उसने बोला कि हाँ, आपके बाल 3 महीने 4 महीने में वापस आ जाएंगे, लेकिन आपको रोज़ सुबह शाम ये लगाना है, और एक बॉटल 1 महीने चलते तो तुम 4 बॉटल लेके जाओ। तुम 4 बॉटल ले आए, 4 महीने हो गए, तुमने देखा कि फ़र्क ऐसा नहीं है कि पड़ा नहीं, मतलब तुमने देखा कि थोड़े बहुत झड़ने बंद हो गए, लेकिन नए बाल बूल कुछ नहीं हो गए। सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये चीज़ हमारी है कि गुड शुड बी फिट फॉर द पर्पज दे आर सप्लाइड फॉर। एंड अगर तुमने कोई चीज़ स्पेसिफिकली बोल के ली है रिटेलर से, उसको बताया कि इस चीज़ के लिए मुझे चाहिए, एंड ही सेइंग कि हाँ इस चीज़ के लिए तुम ले सकते हो, तो उस चीज़ को मीट करना चाहिए। एंड लास्ट इज द गुड सप्लाइड मस्ट मैच एनी डिस्क्रिप्शन गिवन टू यू और एनी मॉडल्स और सैम्पल्स शोन टू यू एट द टाइम ऑफ परचेज। ठीक है, अब काफ़ी बार तुमने शायद, अगर तुम्हें याद हो, तुम अगर एडवर्टीजमेंट वगैरह देखोगे, जब हम अमेज़ॉन से या कहीं से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसमें क्या लिखा होता है कि एक्चुअल प्रोडक्ट में डिफ़र, वहाँ ना वो छोटा सा लिख देते हैं कि एक्चुअल प्रोडक्ट में डिफ़र। उसका मतलब क्या होता है कि वो जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हमें दिखाते हैं ना पिक्चर्स में, वो बहुत अच्छी पिक्चर होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बड़ा तगड़ा डिज़ाइन होता है, हम बड़े इंप्रेस होते हैं उससे। लेकिन वो साथ ही छोटा छोटा ये लिख देते हैं कि जब तुम एक्चुअली प्रोडक्ट मंगाओगे ना, वो इससे बहुत डिफ़र करता है। जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे मीम्स में तुमने देखा होगा, या काफ़ी जगहों पे चलता है कि जैसे किसी क्लोथिंग वेबसाइट पे जब हम देखते हैं कि वहाँ पे जो किसी मॉडल ने जब कपड़े डाले होते हैं तो ही लुक्स वेरी गुड, ठीक है, उसका फिजिक एंड ऑल, लेकिन जब वो प्रोडक्ट किसी के घर पे आते हैं और वो पिक्चर डाल के भेजता है कि ये तो बड़ा अजीब प्रोडक्ट आया है, तो जो उसमें डिस्क्रिप्शन में वो मैच नहीं कर रहा। सो ये भी एक पॉइंट है कि गुड सप्लाइड मस्ट मैच एनी डिस्क्रिप्शन गिवन टू यू और एनी मॉडल्स और सैम्पल शोन टू यू। सो जो 3 चीज़ें थी उन्होंने यहाँ पे बता दी। दिस इज satisfactory quality, this is fit for purpose, और ये था as per description. सो नाउ द पॉइंट इज, अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ लैक करती है उस प्रोडक्ट में, देन व्हाट ऑप्शंस वी हैव। सो इफ द गुड्स आर परचेज आर फॉल्टी, द फॉलोइंग रेमेडीज आर अवेलेबल: अप टू 30 days एन इमीडिएट रिफंड और एक्सचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये मोस्टली सारे स्टोर्स में ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है कि अगर तुमने, ये बताते नहीं है क्योंकि वो बता देंगे तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, कि अगर तुम कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, एनी प्रोडक्ट, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, चाहे कपड़े हो, चाहे कुछ भी हो, अगर तुमने मान लो लिवाइस से जाके, ठीक है, तुमने लिवाइस से जाके कुछ शर्ट ली है और तुमने देखा कि 4 दिन बाद तुमने उसको जब वॉश करी तो उसका रंग निकल गया, यू कैन गो टू लिवाइस, शो हिम द बिल कि देखो मैंने 4 दिन पहले आपसे शर्ट ली थी, उसका ये कलर निकल गया है, ये फेड हो गया है। अगर उसकी डिस्क्रिप्शन में स्पेसिफिकली बोला नहीं गया कि आप इसको नहीं धोना, वो अलग बात है अगर उसमें लिखा हुआ है, बट इफ नथिंग इज मेंशन और तुमने उसको धो दिया और कलर निकल गया, तुम्हें या तो इमीडिएट रिफंड करना पड़ेगा या एक्सचेंज करना पड़ेगा। ये हर जगह एप्लीकेबल है। तुम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेते हो, तुमने जैसे फॉर एग्जांपल अभी फ़ोन लिया, मैंने नया फ़ोन लिया शॉप पे जाके, 15 दिन बाद देखा कि फ़ोन हैंग होना शुरू हो रहा है, फ़ोन के स्पीकर्स नहीं चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं जब वहाँ गया, मेरे को कंपनी में नहीं जाना, वो बोलेंगे कि आपको कस्टमर केयर पे जाना है, मैं कहूँगा कस्टमर केयर पे नहीं मैं जा रहा, मैंने तुमसे प्रोडक्ट लिया है, 15 दिन हुए हैं, इट्स योर हेडेक कि तुम मेरे को नया प्रोडक्ट दो, तुम रिफंड दो, आगे तुम कंपनी से जो मर्जी बात करो, दैट्स नॉट ऑफ माई बिजनेस, लेकिन 15 दिन के अंदर ये फॉल्ट आ गया तो तुम ही इसको चेंज करके दो मुझे। अब वो अपने आप कंपनी से बात करेगा क्योंकि ये पॉलिसी है, तो हो सकता है वो कंपनी वाले से बात करके तुम्हें नया प्रोडक्ट दे दे, कंपनी वाले ला के दे दें, या फिर तुम्हारे को वो रिफंड कर दें। मेरे साथ खुद ऐसा हो चुका है। आई बॉट अ ईयरफोन
मैंने ईयरफोन्स लिए थे, तो मैंने ईयरबड्स लिए थे, बेसिकली 2 ईयरबड्स लिए थे। तो हुआ क्या था, जो मेरे ईयरबड्स से एक चल रहा था, 10 दिन बाद दूसरा चलना बंद हो गया। ठीक है, मैं जिस शॉप से लिया था मैं उसके पास गया। आई यूजुअली डोंट बाय इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर्स, आई बाय दैम फ्रॉम रिटेलर्स, क्योंकि ऑनलाइन पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, सेम रेट पे मिल जाते हैं। मैं रिटेलर पे गया, वहाँ जाके मैंने बड्स जब उसको दिखाया कि भाई इसमें तो एक चल रहा है और एक नहीं चल रहा, उसने क्या बोला कि आप ना कंपनी में जाओ, कंपनी का कस्टमर केयर यहाँ पे है, उस पर जाओ। तो मैंने तो चलो लॉ ये पढ़ा हुआ है, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई अभी मुझे 15 दिन हुए लिए हुए, 30 डेज़ पॉलिसी होती है कि 30 डेज़ के अंदर अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। अब आप कंपनी में जाकर एक्सचेंज करो, जो मर्जी करो, मातापीसी करो, इट्स नॉट माई फॉल्ट। तो उस बंदे ने कंपनी में फ़ोन करा, कंपनी वाले बंदे ने, स्पेशली कंपनी वाले बंदे ने दूसरे ईयरबड्स भेजे, वो ईयरबड्स उसने मुझे दिए और ये वाले ईयरबड्स उसने वापस रख लिए। ठीक है ना, सो दिस इज द पॉइंट। सो अप टू 30 डेज अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन गेट इमीडिएट रिफंड और एक्सचेंज। Next, up to 6 months, the right to have item repaired or replaced. If the attempt to repair or replace the item is unsuccessful, the consumer has the right to a refund or a price reduction if they wish to keep the product. The goods are presumed to have the fault when they were purchased, and the onus is on the seller to prove that the fault was not present at the time of purchase. Normally इंडिया में नहीं चलता, but this is also a law. कंज्यूमर एक्ट में लिखा हुआ है क्या, कि अगर हम कोई भी, ये कॉन्ट्रैक्ट का भी पार्ट है, कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं और विद इन 6 मंथ उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको रिपेयर और रिप्लेस करा सकते हैं। तो नॉर्मली तुमने देखा होगा, कोई भी तुम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कुछ भी लो तो मिनिमम 6 मंथ्स की गारंटी तो सब में होती ही होती है, कि 6 मंथ्स में कोई भी प्रॉब्लम आई, 1 साल की भी होती है, 2 साल की भी होती है, बट मिनिमम 6 मंथ्स की वारंटी होती है कि कुछ भी प्रॉब्लम आई तो वो रिपेयर और रिप्लेस करके देंगे। नेक्स्ट आता है अप टू 6 ईयर्स। तो अप टू 6 ईयर्स का है, इफ द गुड्स डू नॉट लास्ट अ रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम द कंज्यूमर मे बी एंटाइटल टू सम मनी बैक, द बर्डन इज ऑन द कंज्यूमर टू प्रूव दैट द प्रोडक्ट वॉज फॉल्टी एट द टाइम ऑफ परचेज। अब ये चीज़ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इतनी ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, कि अगर कंपनी ने, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई बाय अ फोन, जस्ट एन एग्जाम्पल, कंपनी वालों ने बोला कि ये फ़ोन 3 साल तक तो कहीं नहीं गया, 3 साल तक इसके गूगल अपडेट्स आएंगे, सब कुछ आएगा, ठीक है ना। लेट्स से आई बाय सैमसंग फ़ोन और कंपनी वालों ने बोला कि फॉर 3 ईयर्स इसके रेगुलर अपडेट्स आएंगे हर साल, कोई इसमें सॉफ्टवेयर इश्यूज़ नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, और 2 साल बाद मुझे सॉफ्टवेयर इश्यूज़ आने शुरू हो गए। इन दैट केस मुझे वो रिपेयर भी मैं करा सकता हूँ या फिर मैं इसको मनी बैक भी ले सकता हूँ। बट द पॉइंट इज़, अब एज अ कंज्यूमर मेरे ऊपर ओनस होगा, मैं कंज्यूमर हूँ और वो बंदा है रिटेलर। जब 30 डेज या अप टू 6 मंथ्स ओनस होता है रिटेलर के ऊपर प्रूव करना कि मैंने तो सही प्रोडक्ट दिया था, इसने ख़राब कर दिया। जैसे अगर वो प्रूव कर दे कि मैंने जो ईयरबड्स लिए थे उसमें पानी गिर गया था इसलिए ख़राब हुए और ये वाटर प्रूफ नहीं थे, बट वो उसके ऊपर ओनस था, मेरे ऊपर नहीं था। लेकिन अगर हमारे 6 साल हो रहे हैं तो हमारे ऊपर ओनस है ये बताना कि हमसे कोई गलती नहीं हुई है, ये कंपनी का फॉल्ट है। ठीक है, तो 30 डेज में तो हमारे को रिफंड हो जाएगा या फिर एक्सचेंज हो जाएगा। अप टू 6 मंथ हम उसको रिपेयर करा सकते हैं, और अगर रिपेयर अनसक्सेसफुल रहा तो हम कुछ रिफंड ले सकते हैं। और अगर हम प्राइस ख़राब प्रोडक्ट को भी यूज़ करना चाहते हैं कि चलो जैसे मर्जी, मेरा इसमें इंपॉर्टेंट डेटा है मैं इसको यूज़ करूँगा, तो कुछ अमाउंट में उससे रिफंड ले सकता हूँ, प्राइस रिड्यूस करा के, कि मुझे इतना तो रिफंड दे क्योंकि चीज़ जैसी है वैसी काम नहीं कर रही। तो दिस इज सेल ऑफ गुड्स। नेक्स्ट आता है हमारा सेल ऑफ सर्विसेज। अब सेल ऑफ सर्विसेज क्या होते हैं? सर्विसेज मतलब वी आर नॉट सेलिंग अ प्रोडक्ट, वी आर सेलिंग अ सर्विस। लाइक अगर मैं कोचिंग सेंटर्स, जैसे कोचिंग सेंटर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, दे डू नॉट प्रोवाइड अ प्रोडक्ट, वो तुम्हें सामान नहीं बेच रहे, दे आर गिविंग यू देयर सर्विसेज। तो उस केस में एज अ कंज्यूमर तुम्हारे क्या क्या राइट्स हैं? सो दिस सर्विस मस्ट बी कैरिड आउट विद रीजनेबल केयर एंड स्किल। In practice, this means that a service must be carried out to the same or similar standard to that which is considered acceptable within their trade and profession. सिंपल एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता हूँ, अगर तुम कोचिंग सेंटर की फीस देते हो, अच्छी खासी फीस देते हो, सो ये उनके ऊपर है, ये उनका राइट, तुम्हारा राइट है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारे को वो जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो उसी तरीके से वो पढ़ाए। अब तुमने किसी को लेक्चर्स के लिए पैसे दे दिए कि हमें ये सब्जेक्ट की वीडियोस लेनी है या ये सब्जेक्ट पढ़ना है,
उसने तुम्हें कभी 1 हफ्ते में एक बार बुला रहा है, कभी 2 हफ्ते में एक बार बुला रहा है, बुला के सिर्फ बिठा रहा है, सिर्फ रीडिंग कर रहा है, कुछ समझा नहीं रहा. सो दैट इज नॉट राइट. So the point is, in practice, this means that service must be carried out to the same and similar standard to that which is considered acceptable. जो तुम accept कर सको, समझ सको within their trade and profession. Industry standards within a particular service sector, relevant codes of practice and even the law are useful benchmarks to consider when deciding whether a service has been carried out with reasonable care and skill. Example, जैसे इसका मैं example देता हूँ. अब जैसे टॉप रेटेड कोचिंग सेंटर है, सीसी मतलब कोचिंग सेंटर. तुम टॉप रेटेड कोचिंग सेंटर्स में गए, ठीक है. एक कोचिंग सेंटर ने तुमसे प्राइस, लेट्स से इंडियन करेंसी में मैं बात करूं या लेट्स टॉक इट इन US डॉलर्स, तो उसने बोले कि हम एक सब्जेक्ट के आपसे $500 लेंगे, और दूसरे कोचिंग सेंटर ने बोले कि हम $450 लेंगे. तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि दोनों मोर और लेस इनकी वैल्यू सेम है, तो क्वालिटी बिल्कुल सेम होनी चाहिए. तो हुआ क्या, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर थी. जब प्राइस सेम है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेम है एंड टॉप रेटेड है, सो इट मीन्स कि जैसी क्वालिटी ये दे रहा है, मोर और लेस वैसी क्वालिटी इसको देनी चाहिए, और ये नहीं दे रहा, सो दैट इज़ रॉन्ग. सो बेंचमार्क्स क्या होता है? बेंचमार्क्स मीन्स जिस चीज़ से हम कंपैरिजन कर सकते हैं. तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स विद इन अ पर्टिकुलर सर्विस सेक्टर, relevant code of practice and even the law are useful benchmarks to construct when deciding whether service has been carried out with reasonable care and skill. If a service is not being provided with reasonable care and skill, the following remedies are available. हमारे पास क्या रेमेडीज हैं? पहला है right to repeat performance. हम उसको बोल सकते हैं कि दोबारा से ये काम कर. अब इसका एग्जाम्पल कुछ बच्चे शायद सोचना शुरू कर दिया होगा कि सर अगर हम किसी हेयर सलून में गए, हम सलून में गए, सलून में जाके हमने उसको बोला कि हमारे हेयर कटिंग कर दे, उसने हेयर कटिंग कर दी और बाल ज़्यादा ही छोटे कर दिए. अब उसको कैसे बोलेंगे राइट टू रिपीट परफॉर्मेंस कि हमें तो बड़े करने थे, अब कैसे दोबारा लगा मेरे बाल, चिपका, दोबारा काट, नहीं बोल सकते ना. तो उस केस में वो क्या कर सकता है? वो ये बोल सकता है कि सर आई एम रियली सॉरी, हम अभी आपको ठीक करके देते हैं, नेक्स्ट जो आपका होगा आप आपको फ्री कर देंगे, आप दोबारा से एक बार आके यहाँ पे जब आपके बाल बड़े हो जाएंगे आप फ्री में एक दोबारा से कटिंग करा सकते हो. So that is like right to repeat performance. Where a service is not carried out with a reasonable care and skill, then service must be performed again so that it conforms with the contract. The repeat performance should be carried out within a reasonable time, without significant inconvenience and no cost to the consumer. Consumer को कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, अगर हमें सर्विसेज पूरी प्रॉपर नहीं मिली तो राइट टू प्राइस रिडक्शन, कि उसने ठीक से मेरे बाल नहीं काटे तो मैं उसको बोलूँगा कि आपकी फ़ीस इतनी है तो मैं आपको कम फीस दूंगा. सो इफ़ रिपीट परफॉर्मेंस ऑफ अ सर्विस इज इम्पॉसिबल और इट कैन नॉट बी कैरिड आउट विद इन अ रीजनेबल टाइम और विदाउट सिग्निफिकेंट इनकन्वीनियंस, देन कस्टमर इज एंटाइटल्ड टू अ प्राइस रिडक्शन. दिस कैन बी अ फुल रिफंड. For example, where a customer has no benefit from the service, it will need to be started again. A price reduction can be calculated by comparing difference between contract price and the value of service. तो ये सिंपल सा पॉइंट है कि या तो हम वो सर्विस रिपीट कराएंगे और अगर हम वो सर्विस रिपीट नहीं करा पा रहे तो हमें प्राइस रिडक्शन मिलेगा. अगर मैं इसको कोचिंग सेंटर से लिंक करूँ, तुमने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया, तुमने देखा कि वहाँ से पढ़ने के बाद इतने पैसे देने के बाद तुम्हें नहीं समझ आया, तो तुम क्या करोगे? उनको बोलोगे कि चैप्टर्स हमें दोबारा कराओ, ये चैप्टर्स तुम हमें दोबारा कराओ, हमें नहीं समझ आए, ये बोलोगे, ठीक है ना. और अगर उनके लिए पॉसिबल नहीं है चैप्टर दोबारा कराना कि अब तो वीडियोस आपको जा चुकी हैं, अब तो नया बैच ही स्टार्ट होगा और वहाँ पे हम आपको नहीं बिठा सकते, नॉट पॉसिबल, तो इन दैट केस तुम बोलोगे कि जो हमारी फ़ीस है वो फ़ीस कम करो, हमें कुछ रिफंड दो, जो हमने आपको पैसे दिए हुए ना ये कुछ कम करो, क्योंकि हमें वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस यू गेव. नॉर्मली कोई सुनता नहीं है रियल लाइफ में, बट दिस इज़ लॉ, दिस इज़ द पॉइंट दैट वी हैव एंड वी कैन रेस. हम इसको रेस कर सकते हैं, हम उसको सू कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है. नेक्स्ट आता है सेल ऑफ डिजिटल कंटेंट. अब डिजिटल कंटेंट जैसे मैंने बताया कि ई बुक्स हो गया, ऑनलाइन जैसे म्यूज़िक होता है या जैसे ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, वीडियो लेक्चर्स, दोज आर कॉल्ड डिजिटल कंटेंट. अब ये एक तरह से सेल ऑफ सर्विस भी कह सकते हो, सेल ऑफ गुड्स भी कह सकते हो. अब अगर तुमने मान लो एक मूवी परचेज करी ऑनलाइन, ठीक है, आजकल बहुत सारी होती है कि मूवीज़ अमेज़ॉन पे या गूगल प्ले पे तुम परचेज कर सकते हो. तो इफ़ यू बॉट अ मूवी, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड दैट यू गॉट
एंड उसको तुम यूज़ नहीं कर सकते एज सच, तो दैट इज ऑल्सो सर्विस, तो दैट इज कॉल्ड अ डिजिटल कंटेंट. So digital content refers to data which are produced and supplied in digital form such as software, ebooks, music, films and apps. As with these goods, there is a requirement that digital content must be of satisfactory quality, fit for purpose and as described. जैसे मैंने बताया था कि ये good भी होता है and it's a kind of service as well. तो goods की सारी features इसमें होने चाहिए कि satisfactory quality, it should be fit for purpose and जैसा description है वैसा ही होना चाहिए. अब आते हैं रेमेडीज अवेलेबल अंडर द एक्ट. हमारे पास क्या रेमेडीज हैं इस केस में. पहला है राइट टू रिपेयर और रिप्लेसमेंट. इट मस्ट टेक प्लेस विद इन अ रीजनेबल टाइम विदाउट सिग्निफिकेंट इनकन्वीनियंस टू द कस्टमर. कि हमारे पास राइट है कि राइट टू रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट. सेकेंड, रिडक्शन इन प्राइस, कि अगर हम रिपेयर नहीं करा पा रहे हैं तो हमारे को चीज़ जो है वो प्रॉपर क्वालिटी की नहीं मिली है तो हम प्राइस रिडक्शन करा सकते हैं. रिपेयर फॉर डैमेज, द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू कॉम्पेंसेशन or repair in the respect of any damage caused by the faulty content to a device or that to a digital content. तो ये 3 राइट्स हमारे पास होते हैं, राइट टू रिपेयर और रिप्लेसमेंट, रिडक्शन इन प्राइस और रिपेयर ऑफ डैमेजेस. तो ये राइट्स हमारे पास है अंडर द एक्ट. ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पार्ट हमारा. सो जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा जो रह गया था उस चैप्टर की वीडियो में, दैट वाज कंज्यूमर राइट एक्ट 2015. सो जो कंज्यूमर राइट एक्ट 2015 है, ये बेसिकली इन्होंने क्या किया है, ये जो एक्ट है दिस कंसोलिडेट्स एंड कंबाइंस प्रीवियस लेजिस्लेशन जितनी भी थी कि अनफेयर ट्रेड टर्म्स, अनफेयर टर्म्स इन कंज्यूमर रेगुलेशंस एंड ऑल, सबको मिला के कंबाइन करके उन्होंने कंज्यूमर राइट एक्ट 2015 बना दिया है. ये जो कंज्यूमर राइट एक्ट है इसमें सबसे पहले बात होती है कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट की. सो कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंज्यूमर एंड बिजनेस. सो कंज्यूमर कौन होता है. कंज्यूमर मीन्स कि जो भी सामान वो बिजनेसमैन से परचेज कर रहा है, इट इज बेसिकली दे आर यूजिंग द प्रोडक्ट फॉर कंजम्पशन. कंजम्पशन के लिए वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड अ कंज्यूमर. ही इज नॉट यूजिंग द प्रोडक्ट फॉर रीसेलिंग और समथिंग लाइक दैट कि उसको ट्रेड करना है, कुछ करना है. दैट विल नॉट बी अ कंज्यूमर. कंज्यूमर इज द पर्सन हु इज यू विल बी यूजिंग द प्रोडक्ट अल्टीमेटली. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, ठीक है, मैं बिजनेस से कुछ सामान परचेज करता हूँ और वो सामान मैं कहीं जाके बेच देता हूँ, सो आई विल नॉट बी टर्म एज द कंज्यूमर. ठीक है, सो कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ बिजनेस एंड अ कंज्यूमर. अब कंज्यूमर जो मैंने बताया है, कंज्यूमर इज डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल एक्टिंग फॉर द पर्पस that are wholly or mainly outside the individual's trade, business, craft or profession. कि मेरा कोई भी काम जो है, काम, ट्रेड, बिजनेस, उससे रिगार्डिंग नहीं है. कंज्यूमर मीन्स कि जो भी सामान मैं परचेज कर रहा हूँ दैट इज फॉर माई कंजम्पशन. अ बिजनेस इज रेफर्ड टू एज अ ट्रेडर अंडर द एक्ट एंड इज डिफाइंड एज अ पर्सन acting for the purpose relating to their business, craft and profession, whether acting personally or through another person acting on the trader's name or on the trader's behalf. तो ट्रेडर कौन होता है, बिजनेस कौन होता है. बिजनेस इज द पर्सन जो प्रोडक्ट बेच रहा है विच रिलेट्स टू हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन. एंड जो इंडिविजुअल है उसके लिए डज नॉट रिलेट्स टू इन बिजनेस एंड प्रोफेशन. बेसिकली ही इज बाइंग द प्रोडक्ट फॉर कंजम्पशन. तो ये होता है हमारा कंज्यूमर एंड बिजनेस, एंड इनके बीच में होता है एक कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट. सो दिस लेजिस्लेशन जो हमारा कंज्यूमर राइट एक्ट है, दिस अप्लाइज टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज इंडिविजुअली नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट. जैसे सिंपल सा एग्जांपल, अगर कोई चीज़, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, कोई सामान परचेज करते हैं, ठीक है, हमने सामान परचेज किया, उस पर लिखा हुआ है 999. शोरूम में जाएंगे, 999 लिखा हुआ है, हम पे करेंगे, सामान ले आएंगे, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जस्ट एन एग्जाम्पल. दूसरा इंडिविजुअली नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट, कि हमने प्राइस नेगोशिएट किया, हमने बोला कि नहीं यार 999 तो बहुत ज़्यादा है, आप इसके हमें 799 कर दो या 750 कर दो, और उसने बोला कि चलो लास्ट आपका ना मेरा 799 पे डील क्लोज करते हैं. तो दिस इज़ लाइक अ इंडिविजुअली नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट. तो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो स्टैंडर्ड चलते हैं और इंडिविजुअल नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट जो कुछ फ़र्क होता है. ये स्पेसिफिकली क्यों बताया हुआ है, क्योंकि कई बार बिजनेसेस क्या बोलते हैं कि भाई हम जो चीज़ 999 की बेचते थे इसने 799 की ली है, तो इसके राइट्स वहीं ख़त्म हो गए क्योंकि इसने सस्ता ले लिया.
जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो है ही वो, उनके बीच में डिसीजन हुआ था कि सामान बेचना है एंड प्राइस डिसीजन हुआ था। प्राइस कम होने से ये नहीं होता कि उस बंदे के राइट्स ख़त्म हो जाते हैं। अब जो हमारे ये कॉन्ट्रैक्ट है कंज्यूमर राइट एक्ट, तो उसमें क्या बोला जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट कंज्यूमर और बिजनेस के बीच में बनता है, द एसेंस इज अ टर्म इन अ कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट इज अनफेयर इफ, कि जो कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट बना है वो अनफेयर होगा इफ कॉन्ट्रेरी टू रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फेट it causes a significant imbalance in the parties' right and obligations under the contract to detriment the consumer। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब इसका ये है कि हमारा जो कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट बना है वो एक तरह से अनफेयर हम उसको बोलेंगे कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी ऐसा था जिससे पार्टीज़ की राइट्स और ऑब्लिगेशन के अंदर चेंज होता है और अल्टीमेट कंक्लूजन उसका ये है कि कस्टमर को डैमेज करना है, कस्टमर का नुकसान करना है, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी कॉल्ड एज अनफेयर। ठीक है। सो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ भी चेंजेस किए जाते हैं टर्म्स एंड कंडीशन में जिससे कस्टमर का नुकसान हो, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अनफेयर। सो टू डिसाइड वेदर टर्म इज अनफेयर, द एक्ट यूजेज अ फेयरनेस टेस्ट विच कंसिडर्ड, अब ये फेयरनेस क्रीम नहीं है, फेयरनेस टेस्ट है। तो फेयरनेस टेस्ट क्या हो सकता है? द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसका नेचर क्या है। ऑल द सर्कमस्टांसेस एग्जिस्टिंग व्हेन द टर्म वाज एग्रीड, कि जब हमारे टर्म्स एग्री हुए थे उस टाइम के क्या सर्कमस्टांसेस थे। ऑल द अदर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ऑल द टर्म्स ऑफ अनदर कॉन्ट्रैक्ट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स, कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट किसी और कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है तो उसके भी सारे टर्म्स। दिस इज नोन एज सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी मेड सब्सिक्वेंट टू दी मेन कॉन्ट्रैक्ट। ये हमने इस वीडियो में पहले भी देखा हुआ है। ठीक है, नॉट इस वीडियो में, बेसिकली इस चैप्टर में। सो बेसिकली फेयरनेस के लिए हम क्या टेस्ट करेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है। दूसरा, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट करा था उस टाइम पे क्या सर्कमस्टांसेस थे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे थे जो इनवैलिड हो गए थे बिकॉज ऑफ कोरोना, कि कोरोना से पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए थे कि कोरोना टाइम में कुछ काम करना था, बट कोरोना की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो गए थे, तो सर्कमस्टांसेस हैज चेंज। बट अगर द सर्कमस्टांसेस रिमेन सेम्ड और पार्टी ने, बिजनेस ने टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर दिए, सो दैट विल बी अनफेयर। कि सारे सर्कमस्टांसेस तो सेम है, कुछ मार्केट में वो बोल सकता है कि मार्केट आजकल ऐसे चल रही है, वो चल रही है, तो हम चेक करेंगे मार्केट में तो कोई भी सर्कमस्टांस चेंज नहीं हुआ, तो हाउ कैन यू से कि तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गई हैं। तो वो चीज़ देखी जाती है। देन आता है ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीन्स कि सब कुछ क्लियरली विजिबल है। ट्रांसपेरेंट का मतलब यही होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में भी हर चीज़ क्लियरली हमें बताई जाए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। बेसिकली नथिंग शुड बी हाइड। तो ट्रांसपेरेंट सिंपली मीन्स नथिंग शुड बी हाइड या हिडन, कि कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए। A written term must be expressed in plain and intelligible language, मतलब simple language, समझने वाली language, and consumer must be given a real chance before entering into a contract to see and understand all terms that could operate to the disadvantage। अब पता है क्या होता है? देखो, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तुमने देखा होगा कि whenever we enter into a contract for like हम किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं या हम कोई म्यूचुअल फंड्स वगैरह लेते हैं, तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, तुम कुछ भी सामान बाय करते हो, कोई भी ऑनलाइन कुछ भी परचेज करते हो, तो टर्म्स एंड कंडीशन तुम कभी नहीं पढ़ते। पर उसमें छोटा उन्होंने क्या किया होता है, टर्म्स एंड कंडीशन का एक कॉलम बनाया होता है, यहाँ पे एक बॉक्स होता है, आई अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, ऐसे लिखा होता है ब्लू में, टर्म्स एंड कंडीशन, और ये बॉक्स होता है। और हम जब ये खोलते हैं तो बहुत बड़ा पेज आता है, बहुत कुछ लिखा होता है ना। तो हम ये पढ़ते ही नहीं, हम इस पर टिक कर देते हैं कि छोड़ो। बट होता क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे अगेंस्ट होती हैं। तो एज अ कंज्यूमर हमारा राइट है कि हमेशा वेन एवर वी आर गोइंग एनी वेयर, वेन एवर वी आर बाइंग एनीथिंग, एनी सर्विस, हम टर्म्स एंड कंडीशन पूरी पढ़ें, जो कि हम कभी नहीं पढ़ते। आई नो इट्स गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट यू शुड रीड। हाँ, छोटा मोटा खर्चा करना है तो नहीं, बट इफ़ यू आर डूइंग अ बिग एक्सपेंस तो वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे तुमने मूवी देखी होगी, शायद इंडियन मूवी थी, ओ माय गॉड। इस मूवी में क्या हुआ था, देयर वाज अ पर्सन, कांजीलाल जी मेहता, ऐसे कुछ नाम था, उसके शॉप पे जस्ट बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक उसकी शॉप पूरी टूट गई थी। तो वो जब, और उसने इंश्योरेंस कराई हुई थी,
जब वो इंश्योरेंस कंपनी के पास गया और उनको बोला कि देखो जी मेरी जो शॉप है वो तो सारी डैमेज हो गई, सब खराब हो गया, तो मैंने इंश्योरेंस कराई हुई है, आप मेरे को पैसे दे दो। इंश्योरेंस कंपनी वालों ने उसको उसके टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ उसे साइन किए हुए थे वहाँ दिखाया कि एक क्लॉज है कि अगर नेचुरल कैलामिटी की वजह से कोई भी डैमेज होगा तो इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है। अब उसने कहा था, जब उसने डायलॉग बोला कि जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है बड़ी छोटी छोटी लिखी होती है तो पढ़ी भी नहीं जाती, ठीक है ना, वो तो इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या बोलेंगे कि भाई अगर तुमने नहीं पढ़ी तो इसमें हमारी थोड़ी गलती है। अगर हमारा बंदा तुम्हें आके बोल रहा है फटाफट साइन कर दो, कोई बात नहीं छोड़ो, तो एज अ कंज्यूमर इट्स योर राइट टू रीड इट। वो बंदा नहीं तुम्हें पढ़ के बताएगा, तुम्हारा राइट है पढ़ना, तो उसमें लिखा हुआ है तो हम तो कुछ नहीं देंगे, लीगली दे आर राइट, इस पर कोई केस नहीं बनता, ठीक है। सो दैट इज ट्रांसपेरेंसी। थर्ड आता है टर्म्स एंड नोटिस। अब टर्म्स एंड नोटिस क्या होता है पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द लेजिस्लेशन इज दैट it applies to all announcements whether or not in writing or any other communication or purported communication which seeks to limit liability to a consumer or otherwise relates to the rights and duties between trader and consumer। कि अगर कोई भी legislation हमारा हुआ है तो it will apply to all the announcements वेदर और नॉट इन राइटिंग है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए चाहे राइटिंग में हुए चाहे नहीं हुए हैं तो सब पे वो लेजिस्लेशन अप्लाई होता है। दिस मीन्स दैट एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स देमसेल्फ, notices such as on a website or business premises would also be subject to a fairness assessment। कि अगर कोई कंपनी अपनी वेबसाइट पे कुछ नोटिस डाल रही है किसी चीज़ के तो उसकी भी फेयरनेस असेसमेंट करनी पड़ेगी। जैसे तुमने कोई चीज़ परचेज करी, उसके बाद उसका एक नोटिस कंपनी का आया हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मैंने कार परचेज़ की थी अभी, ठीक है, तो जब मैंने कार परचेज़ करी तो उसके 3 महीने बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द कंपनी एंड दे सेड कि सर आपकी कार में ये पार्ट है जो चेंज होना है। तो एक कंपनी ने इस पीरियड में, एक कंपनी का नोटिस आया हुआ है कि इस पीरियड में जो भी कार्स परचेज जिन्होंने भी की थी उसमें ये पार्ट चेंज होना है, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि नोटिस की कॉपी दो, उन्होंने मेरे को नोटिस की कॉपी भेजी, मैंने वो नोटिस पढ़ा, वेबसाइट पे भी अवेलेबल था, उसमें साफ लिखा हुआ था कि इस पीरियड में जो भी कार्स चेंज हुई हैं दैट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर देम कि वो पार्ट चेंज कराओ। अगर आपको ये प्रॉब्लम फील हो रही है तो आप चेंज कराओ, अगर ये फील नहीं हो रही तो आप चेंज मत कराओ। लेकिन अगर आपने ये चेंज नहीं कराया पार्ट और आफ्टर 2 years इस पार्ट में कोई भी डैमेज हो गया देन यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। उसमें आप इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं कर पाओगे, वो फिर आपको इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलेगी क्योंकि ये पार्ट चेंज होना था। तो ऐसा अगर किसी कंपनी ने कोई नोटिस निकाला हुआ है तो वो भी इट्स सब्जेक्ट टू दी फेयरनेस असेसमेंट। उसको भी देखना पड़ेगा कि ये कहीं कंज्यूमर के लिए गलत तो नहीं है। अब ये तो चलो ठीक था, अगर उसमें लिखा होता कि इससे इस पीरियड के बीच में जिसने भी ये कार परचेज करी है उन पर्सन की कार्स में एक पार्ट है जो ख़राब है, वो ठीक नहीं हो सकता, दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, तो वो वाला जो पार्ट है अगर कभी भी गाड़ी में कोई भी डैमेज आया बिकॉज ऑफ दैट पार्ट तो उसका आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। तो वो तो सीधा सीधा कंज्यूमर के अगेंस्ट चला गया। अब कंज्यूमर करे तो क्या करे, किसके पास जाए? कंपनी तो बोलेगी हमने इन्फॉर्म कर दिया आपको कि वो उस पीरियड में कुछ फॉल्ट आया था तो हमारे वो प्रोडक्ट ख़राब सप्लाई हो गए थे, कार में गलत पार्ट लग गया था, है ना। तो ये भी सब्जेक्ट टू फेयरनेस होता है। नेक्स्ट इज एग्जेम्पशन फॉर कोर टर्म्स। अब एग्जेम्पशन फॉर कोर टर्म्स क्या होता है? अ टर्म इज नॉट सब्जेक्ट टू द फेयरनेस असेसमेंट वेयर द टर्म स्पेसिफाई मेन सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मैटर और रिलेट्स टू अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द प्राइस पेबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। कि जो दो पार्टीज के बीच में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हैं उसकी फेयरनेस असेसमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें तो दोनों पार्टी इन्वॉल्व हैं। मुझे उसने बोला कि मैं ये प्राइस दूंगा तो ये सामान मिलेगा, दैट्स इट। तो उसकी क्या फेयरनेस होगी? मुझे पता है मुझे क्या सामान वो दे रहा है एंड उसको पता है कि मैं क्या प्राइस उसको दे रहा हूँ। These exemptions for the fairness assessment are only available where the terms is transparent and prominent. A term is prominent if it is brought to the consumer's attention in such a way that average consumer would be aware of it। कि कोई भी चीज़ जैसे मैंने बताया मुझे क्लियरली बताई गई है कंज्यूमर को और मैंने भी क्लियरली बताया कि मैं इतने ही पैसे दूंगा, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, तो उसको हम फेयरनेस असेसमेंट उसकी नहीं करते। देन आता है हमारा ऑटोमेटिकली अनएनफोर्सेबल। अब ऑटोमेटिकली अनएनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है? अनएनफोर्सेबल मतलब कि हम वी कैन नॉट सू अगेंस्ट इट। अब इसका मतलब क्या होता है?
Some terms and notices are automatically enforceable against the consumer, referred to by the Competition and Market Authority as blacklisted. An example of this is the term that excludes or restrict responsibility for death or personal injury resulting from negligence. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बोला गया है तुमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज किया विच इज हाईली इनफ्लेमेबल, ठीक है, और ये प्रोडक्ट जब मैंने परचेज किया उसमें साफ लिखा हुआ है कि कंपनी, अगर आपका प्रोडक्ट ख़राब है, कुछ भी है, प्रोडक्ट ठीक से नहीं चल रहा, तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर इस इनफ्लेमेबल, हाईली इनफ्लेमेबल की वजह से अगर आग लग गई या कुछ भी प्रॉपर्टी में डैमेज हो गया या आपको डैमेज हो गया, आपकी डेथ हो गई, तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। सो दैट इज़ ऑटोमेटिकली अनएनफोर्सेबल। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि इंश्योरेंस कंपनी वाले में लिखा हुआ था, अभी ऊपर मैंने बताया था कि नेचुरल कैलामिटी की वजह से अगर अर्थक्वेक हुआ तो फिर हम आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं देंगे। सो दोज आर ऑटोमेटिकली अनएनफोर्सेबल, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रे लिस्टेड। अब ग्रे लिस्टेड क्या होता है? Schedule 2 of the Acts provide illustrations of what type of terms that may be considered unfair, referred to by the Competition and Market Authority as grey. मतलब ये ग्रे लिस्ट में क्या होगा जो अनफेयर होता है? Consumers being tied into a contract beyond what they would normally expect. कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ ज़्यादा ही टर्म्स एंड कंडीशन में साइन करा ली और हमने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि छोटी सी चीज़ ली है उसके लिए इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन आ गई, तो वो चीज़ इज कॉल्ड अनफेयर। द बिजनेस नॉट हैविंग टू परफॉर्म इज ऑब्लिगेशन, कि बिजनेस जिससे हमने सामान परचेज किया वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। कंज्यूमर अनरीजनेबली लूजिंग प्री पेमेंट्स इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एंडेड। Challenge the unfair terms. So how to challenge the unfair terms? A consumer can report a trader to the local trading standard department or to competition and market authority. ठीक है, अगर हमें कोई भी unfair terms है तो उसके लिए हम challenge कर सकते हैं। The consumer has the right to challenge the terms of unfair in the court as well. If the court decides that term is unfair, the consumer will not be bound by it. कि अगर वो unfair है तो consumer उस कॉन्ट्रैक्ट से बाइंड नहीं होगा। द कॉम्पिटिशन एंड मार्केट अथॉरिटी हैज़ प्रोड्यूस द फॉलोइंग फ्लो चार्ट विच एम्स टू प्रोवाइड अ सिंप्लीफाइड अप्रोच इन डीलिंग विद अनफेयर टर्म्स। कि अगर अनफेयर है तो उसके लिए, मतलब बेसिकली टर्म फेयर या अनफेयर कब होगी उसके लिए एक छोटा सा चार्ट बनाया है, और ये कह रहे हैं कि बहुत ही सिंपल चार्ट है विच इज़ एक्चुअली नॉट वेरी सिंपल। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। सो लेट्स रीड दी चार्ट। इसमें क्या बोला हुआ है? इफ़ अ टर्म और नोटिस दैट इज ब्लैक लिस्टेड, अगर कोई भी टर्म या नोटिस ब्लैक लिस्टेड है, अगर ब्लैक लिस्टेड है तो ये ऑटोमेटिकली, जैसा हमने पढ़ा था कि अगर टर्म इज ब्लैक लिस्टेड, मैं इसको थोड़ा जूम ही कर लेता हूँ तो मैं दिखेगा नहीं शायद, अगर हमारी कोई भी टर्म या नोटिस ब्लैक लिस्टेड ही है तो ब्लैक लिस्टेड मतलब वो तो ऑटोमेटिकली अनएनफोर्सेबल हो गई, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर ब्लैक लिस्टेड नहीं है, इट इज़ ईदर अ टर्म इन अ ट्रेडर टू कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट, के कोई कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है या किसी नोटिस में है, क्या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है ये पार्ट या नोटिस में लिखा हुआ है। अगर इसमें नहीं लिखा हुआ तो ये तो आउटसाइड स्कोप है, हम कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए या जो नोटिस हमने पढ़ा था उसमें लिखा होना चाहिए। जैसे मैंस बताया था कंपनी की वेबसाइट पर नोटिस आते हैं, ठीक है। अगर उसमें लिखा हुआ है इज इट लेट डाउन बाय लॉ, के उन्होंने लॉ के अकॉर्डिंग लिखे है, लॉ में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट में हमें ये चीज़ डालनी है, लॉ में लिखा हुआ है कि हमें नोटिस में ये चीज़ डालनी है, इफ़ येस तो दिस इज ऑल्सो आउटसाइड द स्कोप, क्योंकि अगर लॉ ने ही हमें बोल दिया कि हमें कॉन्ट्रैक्ट या नोटिस में ये चीज़ डालनी है तो वो अनफेयर थोड़ी होगी। अब लॉ में लिखा हुआ है, चाहे वो कस्टमर के लिए अनफेयर है बट लॉ में लिखा हुआ है, तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज अनफेयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिगरेट स्मोकिंग का लिखा हुआ है कि आपको इस एरिया में इतनी उम्र के बच्चों से कम वालों को सिगरेट नहीं देनी, ठीक है, इट इज़ रिटन बाय लॉ। ये कंज्यूमर नोटिस आ गया कि इससे कम एज वाले लोगों को सिगरेट नहीं मिलेगी, हालांकि पहले तो वो सिगरेट ले जाते थे, अब नहीं ले रहे, उनके लिए तो गलत है, लेकिन लॉ में लिख दिया है बात, तो ये अनफेयर नहीं है। लॉ में नहीं लिखा हुआ, देन वी विल राइट इज इट इन द ग्रे लिस्ट और नॉट। तो अगर ग्रे लिस्ट में ये चीज़ पहले हम देखते हैं, अगर ये ग्रे लिस्ट में है एंड इट इज़ अनलाइकली टू मीट फेयरनेस टेस्ट, देन इज इट ट्रांसपेरेंट, हम देखेंगे कि क्या प्लेन और इंटेलिजिबल लैंग्वेज में है, नो। देन डज इट क्रिएट अ सिग्निफिकेंट इम्बैलेंस कॉन्ट्रेरी टू रिक्वायरमेंट इन गुड फेथ। बेसिकली अगर एक टर्म ग्रे लिस्ट में है
और वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, अगर वो ग्रे लिस्ट में है और वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि उस टर्म की वजह से, उस चीज़ की वजह से क्या कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज अनफेयर, कि कंज्यूमर का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसकी ज़रूरत नहीं है, सिंपल लॉजिकल पढ़ना है। अगर ग्रे लिस्ट में है और वो चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं है, इन दैट केस हम ये देखेंगे कि क्या उससे कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, और अनलाइकली टू मीट फेयरनेस टेस्ट, कि ये अनलाइकली फेयरनेस टेस्ट मीट नहीं कर पाएगा। अब अगर ग्रे लिस्ट में है और ये ट्रांसपेरेंट है, देन ऑल्सो वी विल चेक कि क्या इससे, ग्रे लिस्ट में है, ट्रांसपेरेंट है लेकिन ग्रे लिस्ट में लिखा हुआ है, तो क्या इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट में कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। कस्टमर की एक वैल्यू या कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है वो कम होगी कि नहीं होगी, कस्टमर का नुकसान होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो वो अनफेयर है, अगर नहीं होगा तो नॉट फेयर। अब दूसरा, अगर वो ग्रे लिस्ट में है ही नहीं, ठीक है, इज दिस टर्म दैट स्पेसिफाई मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्राइस। अगर तो मेन सब्जेक्ट मैटर बताता है तो देन अगेन हम देखेंगे ट्रांसपेरेंट है कि नहीं। अगर वो मेन सब्जेक्ट मैटर बताता है यस, देन वी विल सी इज इट ट्रांसपेरेंट एंड प्रोमिनेंट। अगर वो ट्रांसपेरेंट प्रोमिनेंट है दैट मीन्स वो फेयर होगा, और अगर ट्रांसपेरेंट प्रोमिनेंट नहीं है देन अगेन वी विल चेक कि इस चीज़ की वजह से क्या कस्टमर का नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो ग्रे लिस्ट में है तो सीधा ट्रांसपेरेंसी चेक करेंगे, ग्रे लिस्ट में नहीं है तो हम देखेंगे कि क्या ये मेन सब्जेक्ट मैटर का पार्ट है। इफ़ नो तो अगेन ट्रांसपेरेंसी चेक करेंगे। अगर मेन सब्जेक्ट मैटर का पार्ट है तो हम ट्रांसपेरेंट एंड प्रोमिनेंट चेक करेंगे, और ये दोनों करने के बाद हम देखेंगे कि क्या कस्टमर का कोई नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हमारा ग्रे लिस्ट में है और हमारा मेन सब्जेक्ट मैटर का पार्ट है और ट्रांसपेरेंट है, तो फिर हमारा ये आउटसाइड स्कोप आ गया कि सब कुछ ओके है, तो अनफेयर हो ही नहीं सकता। बाकी रेस्ट ऑल द केसेस में इट विल बी अनफेयर। तो सिंपल सा लॉजिक है, एक बार ये चार्ट पढ़ लेना एंड दैट्स इट। जो भी हमारे मिसिंग टॉपिक्स थे वो मैंने तुम्हें कवर करा दिए। सो टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।